बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ होने के बाद जोगी जी ने एक नारा लगाया, बटेंगे तो कटेंगे। और कहीं ना कहीं समर्थन आरएसएस के मोहन भागवत जी ने भी कहा, लेकिन कुछ शब्दों को हेरफेर करते हुए। आज मोदी जी हमारे झारखंड आए और उन्होंने भी कहा बहुत बड़ी बात कि एक हैं तो सेफ हैं। क्या कहिएगा आप? देखिए, सबसे पहली बात कि जो ध्रुवीकरण की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है, आपको पता है कि जब कभी भी चुनाव आता है तो बीजेपी के जो नेता हैं वो इस तरह के बयानों की झड़ी लगा देते हैं। उनको पता है कि हिंदू बहुल राष्ट्र के अंदर जो बहुसंख्यक की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है और जो इक्वेशन है भारतीय जनता पार्टी का, ये उनको सूट करता है। कभी कभी होता ही है कि विभिन्न राजनीतिक दलों में बटा हुआ जो समाज है वो बीजेपी को चुनौती देता रहता है। यही कारण है कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के ऊपर पार्टी काम करती है और उसी के तहत भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उस बात को ध्यान में रखकर बीजेपी के का जो टॉप लीडरशिप है वो इस तरह का बयान देता है। सबको पता है कि गंगा जमनी तहजीब में, भारत के संविधान में जिस ढंग से धार्मिक आज़ादी है, लोगों को धार्मिक आधार पर राजनीतिक ध्रुवीकरण की ज़रूरत नहीं है। और विभिन्न जातियों, विभिन्न धर्मों में बटा हुआ भारत एक निश्चित तौर पे एक बड़ा गुलदस्ता है, खूबसूरत गुलदस्ता है, मगर ये गुलदस्ता भारतीय जनता पार्टी को सूट नहीं करता है। यही कारण आप ही के इस तरह के नारा देते हैं कि उनको पता है कि जब तक वो धार्मिक आधार पर वोटों का ध्रुवीकरण नहीं करेंगे वो सीट नहीं निकाल सकते हैं। यही कारण है कि बहुत सारे सीटों पर बीजेपी हार ये रही है। हमारे साथ में जुड़े हैं जेएलकेम पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता। आप बताइए भैया कि आप ही लोग ये कहते हुए फिरते हैं हर मंच में कि 88 साल की लड़ाई, 88,000 कुर्बानी। और सबसे बड़ी बात है कि टीआरआई का रिपोर्ट है कि हर साल झारखंड के दलित, एसटी, एससी की बच्चियां ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार हो रही है। अब तक 24 साल में अगर देखा जाए तो 1,20,000 लड़कियां गायब है झारखंड से। और यहाँ पे आके प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि बेटी रोटी माटी की पुकार, अब की बार एनडीए की सरकार। तो क्या कर रहे हैं आप लोग भैया? देखिए, इस राज्य के अंदर डबल इंजन की भी सरकार चली है। आपको पता है कि अलग झारखंड राज्य का जो 24 साल का सफ़र रहा है उसमें एनडीए वालों ने 17 साल शासन किया है। उसमें से 10 साल का जो सफ़र है वो डबल इंजन की भी सरकार रही है। आप जिस बेटी को बचाने की बात कर रहे हैं, आप ठीक कह रहे थे कि जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का जो मामला है जिसमें आदिवासी जो महिलाएं हैं वो ज़्यादा शिकार होती है दक्षिण के राज्यों में, या इवन राज्य की राजधानी दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली में भी वो जाते हैं और घरेलू नौकर का काम करते हैं, उत्पीड़न होता है, बहुत सारी बातें हैं। आपको पता है कि आदिवासियों के मन में भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो नफरत है उसका प्रकटीकरण लोकसभा के चुनाव में हुआ। भारतीय जनता पार्टी सभी सुरक्षित 5 सीटें हार गई हैं। तो अभी अगर वो बेटी बचाओ का नारा अगर दे रहे हैं तो निश्चित तौर पे उनको बेटी के लिए काम भी करना चाहिए। बेटी रोटी माटी। नहीं जी, मैं उसी सवाल पे आ रहा हूँ कि अगर वो लोगों ने महिलाओं के लिए काम किया होता, अभी वो गोगो दीदी योजना लेकर के आ रहे हैं, फिर वो एक लॉलीपॉप दे रहे हैं महिलाओं को। महिलाओं के एजुकेशन पे फोकस करना चाहिए था। हम लोगों ने अपने घोषणा पत्र पे क्या कहा? केजी टू पीजी की शिक्षा मुफ्त देंगे, हर गांव में लाइब्रेरी होगा, डिजिटल लाइब्रेरी होगा। तो इस तरह के योजनाओं पे बीजेपी का फोकस नहीं है। महिलाएं पिछड़ रही हैं, राज्य का ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार हो रही है, बीजेपी सुरक्षित ट्राइबल सीटें हार रही है, फिर भी उनको अक्ल नहीं आ रहा है। बात कर रहे हैं रोटी की। भारत के अंदर सबसे अधिक खनिज देने वाला राज्य झारखंड, 40% से अधिक खनिज हम लोग देते हैं देश को। बावजूद यहाँ के युवा बेरोजगार है, बावजूद यहाँ के युवा अभिशप्त है पलायन के लिए। तो रोटी की जब वो बात कर रहे हैं तो रोटी देने के लिए वो कर क्या रहे हैं? नीति विहीन राज्य के अंदर आप स्थानीय नीति परिभाषित नहीं करते हैं, आप नियोजन पे नियोजन दिए जा रहे हैं। राज्य को लोगों को आपसे उम्मीद भी नहीं है कि आप उस चीज़ को बचाएंगे, क्योंकि रघुवर सरकार में हम लोगों ने 85 का कट ऑफ देखा है। तो स्थानीय नीति आपकी कैसी होगी वो हम लोग को पता है। और आपके शासनकाल में जब यूपी के लोग, बिहार के लोग, जब बंगाल, जब उड़ीसा के लोग, आपके राजस्थान के लोग, एमपी के लोग आकर के यहाँ के युवाओं का अवसर लूटते हैं, तो निश्चित तौर पर रोटी पर संकट है। यहाँ पे आपने बात की है माटी को लेकर के, आप बांग्लादेशी रोहिंग्या की बात करते हैं, बांग्लादेशी घुसपैठिए की आप बात करते हैं, और आप बोलते हैं कि डेमोग्राफी बदल रहा है संथाल परगना के अंदर। यहाँ पे दो सवाल है। पहली बात तो ये कि सीमा पर क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और दूसरी पार्टियों के काडर खड़े हैं क्या? वहाँ पे भारतीय सेना खड़ी है और सेना केंद्र सरकार के अंदर है, केंद्र में आपकी सरकार है। अगर आपकी सरकार के रहते अगर इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, सीमा पार अगर अतिक्रमण अगर हो रहा है, लोग अगर घुसपैठ कर रहे हैं, तो पहली जिम्मेवारी तो आपकी है
कि वो घुसपैठ नहीं होना चाहिए, दोषी आप हैं। और आप अगर घुसपैठ करवा भी रहे हैं और आप डेमोग्राफिक चेंज की अगर आप बात कर रहे हैं तो ठीक है, आपका सवाल भी जायज़ है, लेकिन आप घुसपैठ को रोकिए, डेमोग्राफिक चेंज नहीं होगा। लेकिन संथाल परगना में जो डेमोग्राफिक चेंज हुआ है उसके लिए हेमंत सोरेन की सरकार भी दोषी है। मान लीजिए अगर सीमा पार अगर घुसपैठ होता भी है तो क्यों संथाल परगना में ये आकर के जमाई टोला बना रहे हैं? जो संथाल परगना क्षेत्र में जो हमारे जिलाधिकारी है, जो पुलिस प्रशासन के लोग हैं, राज्य सरकार के लोगों का क्या इंस्ट्रक्शन उनको, किसने प्रशासनिक अधिकारियों के हाथ बांध करके रखे हैं? क्यों वो काम नहीं कर पा रहे हैं इसको लेकर के? आप अगर एक तरीके से सुनियोजित पॉलिटिकल डेमोग्राफी को चेंज करने के लिए अगर ऐसे लोगों को आप बसा रहे हैं और अगर वहां पे डेमोग्राफी चेंज हो रही है और जेएमएम की सरकार अगर आंख बंद करके अगर बैठी है तो निश्चित तौर पे जिस ढंग से केंद्र सरकार घुसपैठ के लिए दोषी है, डेमोग्राफिक चेंज के लिए यहाँ की सरकार भी, यहाँ राज्य सरकार दोषी है। इसलिए माटी पे भी संकट है। बीजेपी बोल ठीक रही है कि रोटी बेटी और माटी पे संकट है, लेकिन रोटी बेटी और माटी को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास कोई ठोस एजेंडा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का चिंता जो है वो सिर्फ नारों में है। भैया 2004 से लेके 2014 तक कांग्रेस की सरकार रही। बहुत बड़ी बात कही हमारे प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, कि ये 2004 से लेके 14 तक कांग्रेस ने झारखंड के लिए 80,000 करोड़ रुपया दिया, लेकिन हमने 2014 से लेके 2024 तक 3 लाख करोड़ दिया। क्या कहिएगा? देखिए, सबसे पहली बात कि जिस ढंग से इकोनॉमी का इन्फ्लेशन, ये आपका जो इन्फ्लेशन है, तो इन्फ्लेशन रेट पे भी अगर आप देखिएगा तो जो 80,000 करोड़ है और 3 लाख करोड़ है, तो वो इकोनॉमिक्स के लिए ज़्यादा बेहतर सवाल है, बेहतरीन जवाब तो वही लोग दे पाएंगे। बट मैं इन्फ्लेशन रेट के आधार पे भी अगर कह देता हूँ कि अगर वो 80,000 और आपका जो 3 लाख है, बहुत ज़्यादा रिमार्केबल चेंज नहीं है, आंकड़ा लगभग उसी ढंग का बैठेगा। एक बात। और दूसरी बात कि कांग्रेस जिस वक्त सरकार चला रही थी, जीएसटी नहीं था, और आज जो जीएसटी कलेक्शन जो है देश के अंदर वो रिकॉर्ड है। भारत का एक भिखारी भी आज टैक्स देता है। अगर आप कोई भी चीज़ अगर खरीदते हैं तो उसके ऊपर टैक्स है। ये वही भारत है जहां कफन पर टैक्स है। लोग तालियां पीटते थक नहीं रहे थे। हमारी जेएमएम की जैसी भी सरकार हो, मैं ये नहीं कहूंगा, लेकिन इन्होंने भी मांग की है कि 136 लाख करोड़ जब से झारखंड बना है तब से यहाँ के कोयला का टैक्स हमको नहीं मिला है। तो बताइए, 136 लाख करोड़, 3 लाख करोड़। देखो, रॉयल्टी का पैसा है, और रॉयल्टी का पैसा निश्चित तौर पे अगर राज्य सरकार अगर बात कर रही है कि उनका पैसा बकाया है, तो यहाँ के जो महालेखाकार हैं ये उनको बताना चाहिए। राज्य के जो ऑडिटर जनरल हैं उनके रिपोर्ट में क्या कुछ है, और जो बकाया है केंद्र सरकार के पास राज्य सरकार का, वो उसको मिलना चाहिए। ये रोना, अगर राज्य की सरकार अगर रो रही है तो ये चीज़ भी ठीक नहीं है। राज्य सरकार की भी अपनी परेशानियां हैं, लेकिन समस्या ये है कि राज्य सरकार के पास अगर फंड होगा तो फिर वो मैया सम्मान योजना लेकर के आ जाती है। तो अगर कोयला के रॉयल्टी का पैसा और अगर आयकर दाताओं का जो पैसा है, जो हार्ड अर्न मनी है, वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए नहीं है। उसके पॉलिटिकल एजेंडा के कारण उनके जो राजनीतिक अपेक्षाएं हैं उसको पूरा करने के लिए नहीं है। आप करदाताओं का पैसा, कोयला के रॉयल्टी का पैसा, आप मैया सम्मान योजना और गोगो दीदी योजना पर यूज़ नहीं कर सकते हैं। आपके जो विकलांग का पेंशन था, आपका वृद्धा का पेंशन था, विधवा पेंशन था, 4 महीना से यहाँ रुका हुआ है। तो आपने उस पैसे का फिर आपने क्या किया है, पहली बात। और दूसरी बात, जो मैया सम्मान योजना की जो 3 किस्त आई है यहाँ पर, वो किसी भी बजट में उसका प्रावधान नहीं है। तो ये पैसा किस फंड से दिया गया है, राज्य सरकार को बताना चाहिए। हमको लग रहा है कि समय आएगा जबकि ऑडिटर जनरल अपनी रिपोर्ट में बोलेंगे कि ये पैसा गलत फंड से दिया गया है। सरकार होने का ये मतलब नहीं है कि आप मनमर्जी करें। टैक्स पेयर का पैसा है, राज्य का खजाना है। कोई राजनीतिक दल अगर अपने राजनीतिक अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए राज्य के खजाने का अगर इस्तेमाल करती है तो ये अच्छा नहीं है। हमको लग रहा है कि कम से कम जनता को सोचना चाहिए इस बारे में। जेएलकेम पार्टी प्रधानमंत्री के इस बयान को कैसे देखती है? कह रहे थे प्रधानमंत्री कि हमने झारखंड बनाया तो झारखंड को संवारेंगे हम। नहीं, झारखंड आपने बनाया, देखिए ये लंबा आंदोलन चला झारखंड अलग राज्य बनने के लिए। और आपको पता है कि जब बिहार राज्य पुनर्गठन बिल एक बार पास हुआ बिहार विधानसभा में, फिर उसको निरस्त किया गया वापस। लालू प्रसाद यादव ने, जब इस क्षेत्र के 81 विधायकों ने सभी पार्टी का मिलकर के जब बिहार विधानसभा में जब हंगामा किया, जब विरोध किया, और जब लालू प्रसाद यादव जी को ये लगा कि इनके विरोध के कारण उनकी सरकार चली जाएगी, तो इसके बाद अलग झारखंड राज्य के लिए दोबारा वो बिल पास करके भेजा गया। और केंद्र में जो वाजपेयी जी की सरकार थी उस वक्त राज्य का गठन हुआ। देखिए, राज्य गठन को लेकर के भारतीय जनता पार्टी का एक रोल रहा, इस बात से हम लोगों को इनकार नहीं है। लेकिन जो ये बोलते हैं कि हम ही बनाए हैं, हम ही संवारेंगे, तो इस पर हम लोगों का एक बड़ा सवाल है कि 24 साल हो गए इस राज्य को बने हुए, 17 साल आपने शासन किया। तो 17 साल में तो बहुत कुछ हो सकता था। आपने क्या कुछ अभी बाकी रखा है जो आपको फिर से सत्ता चाहिए संवारने के लिए?
और अगर आपको अभी भी अगर चाहिए तो 17 साल आपने क्या किया, ये झारखंड के लोगों को बताना चाहिए कि क्या कसर रह गया आपको उस टाइम में, जो आप अभी दोबारा आपको सत्ता चाहिए ये करने के लिए। रहीम जी कुछ नहीं है, ये सिर्फ सेंटिमेंटल कार्ड खेल रहे हैं। राज्य के निर्माण में वाजपेयी जी का खास करके मेयर रोल है, हम लोग मानते हैं इस बात को। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को जब हम लोग कहते हैं कि ये बाहरी जनता पार्टी है, तो बाहरी जनता पार्टी इनको हम लोग ऐसा ही नहीं कहते हैं। जब इनकी सरकार आजसू जैसे दल के साथ मिलकर के जब सत्ता की मलाई खाते हैं, जब ये बात करते हैं 85 की कि कट ऑफ 85 होगा, इनको जवाब देना होता है दिल्ली में, इनको जवाब देना होता है पटना में। झारखंड में अभी चुनाव लड़ रहे हैं, इनका अलायंस है जेडीयू के साथ, इनका अलायंस है एलजेपी के साथ। तो ये बिहार के जनता को, बिहार के वोटरों को भी यहीं से लुभाएंगे। तो झारखंड ने सबका ठिकाना लेकर नहीं रखा हुआ है। ये ऑल इंडिया लूट का अड्डा बनाती है भारतीय जनता पार्टी झारखंड को। यही कारण है कि यहाँ के अवसर लूटे जाते हैं, यहाँ के संसाधन लूटे जाते हैं। अभी सीजीएल का मैटर हुआ, जेपीएससी का मैटर चल रहा है, लगातार परीक्षाएं रद्द हो रही हैं, पेपर लीक का मैटर हो रहा है। आपको आश्चर्य होगा ये जान करके कि रांची में बहुत सारे ऐसे कोचिंग संचालक हैं जिनका संबंध भारतीय जनता पार्टी के टॉप लीडर्स के साथ है स्टेट में। यही लोग पेपर लीक भी करवाते हैं, यही लोग फिर माइलेज भी लेते हैं, आंदोलन भी करते हैं और स्टेट गवर्नमेंट को डिरेल करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट को बदनाम करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये लोग सत्ता व्यवस्था को डिस्टर्ब करते हैं, सिर्फ लोगों का ध्यान आकृष्ट करने के लिए कि कैसे इस सरकार को बदनाम किया जाए। हालांकि हम लोगों का कोई सेंटीमेंट हेमंत सरकार के साथ भी नहीं है, क्योंकि ये सरकार भी कोयला चोरी बालू चोरी में लिप्त है ये सरकार। नहीं, इस तरह का आरोप अच्छा लगता जब इनके बीजेपी शासित प्रदेशों में पेपर लीक की घटना नहीं घटती, तब ना। ये मैं कह रहा हूँ कि बिहार में कौन नहीं जानता है घोटाले को लेकर के, एग्जामिनेशन को लेकर यूपी में एक भी परीक्षा वही मैं कह रहा हूँ। तो मेरा कहने का मतलब साफ है कि भारतीय जनता पार्टी जो आईवास पॉलिसी लेकर के आती है कि लोगों की आंखों में धूल झोंको, तो ये गलत चीज है। अभी ये लेकर के आए हैं कि 500 रुपया में सिलेंडर देंगे। आसाम के मुख्यमंत्री चिल्ला रहे हैं यहाँ पे, आसाम में 500 रुपया का सिलेंडर है क्या? शिवराज सिंह चौहान बहुत दिन तक मुख्यमंत्री रहे हैं मध्य प्रदेश में सिलेंडर का क्या रेट है? प्रधानमंत्री एक बार पिछली बार जब वो 19 का चुनाव लड़ रहे थे, बाबा रामदेव को आगे किए थे कि 350 में 14 में कि 350 में सिलेंडर मिलेगा। क्या हुआ? आज 1000 रुपये में लोग सिलेंडर खरीद रहे हैं। झूठ बोलने के लिए माहिर भारतीय जनता पार्टी के चालों को भी समझना पड़ेगा। झारखंड के लोग बहुत सरल हैं। हमको लग रहा है कि जिस ढंग से 5 सुरक्षित लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है, हमको लग रहा है कि जो अनरिजर्व्ड सीटें हैं जहां पे 1 आजसू और 8 भारतीय जनता पार्टी जीती है, उसके उस क्षेत्र में आने वाले लगभग 54-58 विधानसभा की सीटें हैं। उन सीटों पर जो मतदाता है उनको भी भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा देखने की जरूरत है कि क्यों बीजेपी कहां कहां झूठ बोलती है और कहां कहां हम लोग फंस सकते हैं, कहां कहां मतदाताओं को वो भरमाती है। आप देखिए कि जब जेल केम का घोषणा पत्र हम लोग जारी कर रहे थे रांची से, तो हम लोगों ने 75 मुद्दों को गिनाया। वहां पे हम लोगों ने हर क्षेत्र को छूने की कोशिश की। भारतीय जनता पार्टी शुरू में 5 पंची लेकर के आई, बाद में गृह मंत्री को होश आया, वो रांची में अपने भाषण के दौरान ही 25 और मुद्दों को लेकर के आ गए। लेकिन कभी वो आप बात नहीं कर रहे थे स्थानीयता को लेकर के, कभी उन्होंने 32 का जिक्र नहीं किया, कभी वो नीति बनाने को लेकर के बात नहीं कर रहे थे, भ्रष्टाचार पे कभी नहीं बोलते हैं। हम लोग जब एसीबी के डिसेंट्रलाइजेशन की बात कर रहे हैं कि कैसे हम लोग करप्शन को काउंटर करेंगे, कैसे जिला मुख्यालय में, कैसे प्रखंड कार्यालय में हम लोग एसीबी की टीम तैनात करेंगे कि वहाँ के अफसर घूसखोरी ना करें, सीओ और वीडियो को कैसे तैनात टाइट रखेंगे, इस पे हम लोगों ने घोषणा पत्र में बात की है। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई ये विकल्प नहीं है। हम लोग जब बात कर रहे थे कि छात्र और परीक्षार्थियों से जुड़ा हुआ जो मुद्दा है उसको झारखंड छात्र आयोग बना के त्वरित निष्पादन के लिए एक आयोग का गठन करेंगे, बीजेपी के पास इस तरह का कोई स्कीम नहीं है। वो सिर्फ सीजीएल को रद्द कर देंगे। तो भैया अच्छा एक बात बताइए, और एक प्रधानमंत्री जी एक बहुत अच्छी बात बोले कि हमने कई रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण, कई हवाई अड्डे बनाए हैं। अगर हमारी सरकार झारखंड में बनती है तो बोकारो का हवाई अड्डा शुरू होगा, और मैंने पहले कहा था कि हवाई चप्पल पहनने वाले भी हवाई यात्रा करेंगे। देखिए टैक्स पेयर का पैसा, खास करके जीएसटी कलेक्शन का जो लिमिटेशन है यहाँ पर, हमको लग रहा है कि केंद्र सरकार के पास पैसों की कमी नहीं है। इसलिए अगर बहुत सारे स्टेशनों का अगर सौंदर्यीकरण हो रहा है, उसका अपग्रेडेशन हो रहा है, देश भर के अंदर अगर सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर के, हमको लग रहा है कि रेल मंत्रालय और आपका जो सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है जिसके मंत्री है आपके नितिन गडकरी, निश्चित तौर पे हम इस बात को मानेंगे। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा इस बात को मानती है कि ये 2 मंत्रालय ने देश के अंदर शानदार काम किए हैं, लेकिन इनको बोकारो हवाई अड्डा से जहाज उड़ाना, इसके लिए झारखंड की सरकार चाहिए।
झारखंड में वो सरकार बनाएंगे तब बोकारो से हवाई जहाज उड़ेगा, इस बात से हमारी पार्टी इत्तेफाक नहीं रखती है। और देखिए, प्रधानमंत्री चंदन क्यारी में बोल रहे थे, बोकारो जिले का एक विधानसभा है, जब वो बोकारो में आकर के चंदन क्यारी की सभा में बोल रहे थे कि बोकारो का एयरपोर्ट शुरू हो जाएगा झारखंड में, आप सरकार बनवाइए, उस सभा पे बोकारो स्टील के अफसरों की भी नज़र थी। वो सुनना चाह रहे थे प्रधानमंत्री को कि प्रधानमंत्री यहाँ के अतिक्रमण पर क्या बोलते हैं। जो लोक उपक्रम का जमीन है, यहाँ पर जो अतिक्रमण हुआ है, जो खटाल बसा हुआ है, जो झोपड़ी बसा हुआ है, जो पानी की चोरी हो रही है, जो बिजली की चोरी हो रही है, जो राष्ट्रीय रेवेन्यू का जो लॉस हो रहा है, उस पर प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं? प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोले, क्योंकि उनको पता है कि बोकारो का जो सीट है वो अतिक्रमणकारियों के कारण बीजेपी के लिए सुरक्षित है। तो अपने वोट बैंक को वो डैमेज नहीं करेंगे, लेकिन बीएसएल के जो अधिकारी हैं आज उनको निराशा हुई होगी कि उनके प्रधानमंत्री ने एक लोक उपक्रम के हित की रक्षा पर कुछ भी नहीं बोला। वो सिर्फ चाहिए कि एयरपोर्ट से उनको जहाज उड़ाना है ताकि मेडिकेंट सुपर स्पेशलिटी हजारों लोग पीड़ित हैं और विस्तार। जो उनके मरीज हैं उनको एयर कनेक्टिविटी मिल जाए पूरे देश के लिए। तो ये हवाई अड्डा पे जो देश का वो जो बोकारो का खटाल वाला चलेगा या एक आम नागरिक चलेगा, वो तो छोड़ दीजिए, ये डॉक्टर और मरीजों के लिए एयरपोर्ट बन रहा है। हालांकि देखिए, विकास को लेकर के झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का कोई आपत्ति नहीं है, बोकारो में एयरपोर्ट बने, हम लोग इसका स्वागत करते हैं। लेकिन यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं वो बार बार झूठ बोलते हैं। हमको लग रहा है कि अगर उनका बस चलता तो अब तक वो 10 बार इसका उद्घाटन करवा चुके होते बातों से। तो कभी वो बोलते हैं बीएसएल का अड़ंगा है, कभी बोलते हैं वन विभाग का अड़ंगा है, कभी वो बोलते हैं कि एयरपोर्ट अथॉरिटी का अड़ंगा है। हमको तो लग रहा है कि सबसे बड़ा अड़ंगा इन्हीं का है। ये एन केन पराक्रम सरकार चाहते हैं झारखंड में, बट झारखंड के जो लोग हैं वो, आपको पता है कि पूरे राज्य भर के अंदर क्या स्थिति बनी हुई है। टाइगर जयराम महतो के नेतृत्व में जो राज्य भर में जो परिदृश्य बदला है, झारखंड में अगर हम लोग 30 से 35 सीटों के ऊपर अगर त्रिकोणीय मुकाबले में राज्य की राजनीति को लेकर के आए हैं, तो उसमें जेल कैम्प का एक बड़ा रोल रहा है। बीजेपी के लोग घबराए हुए हैं और जेएमएम कांग्रेस के लोग भी दहशत में हैं कि ये जो धड़ा, ये जो नया राजनीतिक समीकरण जो उभरा है राज्य के अंदर, वो न जाने क्या गुल खिलाएगा। और एक बात और, उनको ये डर नहीं कि ये कौन कौन सा सीट जीत जाएंगे, उनको ये डर है कि इनके कारण हम लोगों में से कौन कौन सा सीट हार जाएंगे। तो उनको हार का चिंता है। वो अपने सेफोलॉजिस्ट को बैठा रहे हैं, पत्रकारों से वो बातचीत कर रहे हैं कि जरा बताइए भाई ग्राउंड रियलिटी क्या है, कि हम लोग सुरक्षित है कि नहीं है। स्वयं प्रधानमंत्री अब मैदान में आ गए, गृह मंत्री को उन्होंने उतार दिया, शिवराज सिंह चौहान है, हेमंत बिस्वा शर्मा है, योगी आदित्यनाथ यहाँ पर आ चुके हैं। तो रहीम भाई, अब आप एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, ग्रामीण टीवी को बहुत सारे लोग देखते हैं, एक सवाल मैं आपके जरिए पूछना चाहता हूँ कि बीजेपी के जो स्टेट लेवल के जो पॉलिटिशियन हैं, क्या बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा जी क्या नॉन परफॉर्मिंग लीडर हैं क्या? बिल्कुल ऐसे जो ऐसे ही लोगों को बाहर से ये लोग आउटसोर्स कर रहे हैं। हम लोग बाहरी जनता पार्टी इनको ऐसे नहीं बोलते हैं, ये नेता भी अब बाहर से बुला रहे हैं। झारखंड के नेता जो बीजेपी के हैं, उनसे इनका भला होने वाला नहीं है। और एक बात और भी, आप देख रहे हो कि जो भी विभिन्न विधानसभाओं में जो उम्मीदवार हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो बहुत ज्यादा उछल कूद नहीं कर रहे हैं। उनको समझाया गया है कि आपसे कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि आप इस लायक नहीं है कि आपके दम पर यहाँ की जनता वोट देगी। प्रधानमंत्री को बोलने दीजिए, गृह मंत्री को बोलने दीजिए, हेमंत बिस्वा शर्मा को हिंदू मुस्लिम करने दीजिए। जब शिवराज सिंह चौहान आके यहाँ पर गो दीदी योजना पर झूठ बोलेंगे, जब सिलेंडर पर झूठ बोलेंगे, तब वो सब झूठ काम आएगा। इसलिए यहाँ के विधायक भी देख रहे हैं बहुत ज़्यादा चूंचा नहीं कर रहा है। अच्छा भैया, एक बात और बताइए, कहीं ना कहीं अब जेल कैम्प को लेकर हम सवाल एक ठो करना चाहते हैं, घोषणा पत्र को लेके। सबसे बड़ी बात है कि आज प्रधानमंत्री जी ने ये भी बात कही कि 150 से ज्यादा ओबीसी जातियां हैं, और ये जो है कि कांग्रेस जेएमएम कहीं ना कहीं इसे बांटना चाहती है, एकजुट इन्हें होने नहीं देना चाहती है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं जेल कैम्प का अगर घोषणा पत्र पढ़िएगा तो उसमें भी सवाल उठता है कि AWS के तर्ज पर आप जो है कि कुर्मियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था करेंगे, कॉलम बना। देखिए, सबसे पहली बात कि आप बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने आरोप ये लगाया है कि लोग यहाँ पर बांटने की कोशिश कर रहे हैं ओबीसी वर्ग को लेकर के। रहीम जी, आपको याद होगा कि 27% आरक्षण ओबीसी का यहाँ बहुत पहले से डिमांड है। राज्य में बहुत सारे जिलों में 14% का रिजर्वेशन है, कहीं कहीं वो भी नहीं है। तो ओबीसी को लेकर के खुद भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया। अब रही बात कि आप जो कुर्मी आरक्षण की बात कर रहे हैं कि हम लोगों ने मैनिफेस्टो में जिक्र किया है, उस बात को समझने की जरूरत है। हम लोगों ने ये कहा है कि जो कुर्मी, घटवार और जो दूसरे जो जातियां हैं जिन्होंने अब तक सूचीबद्ध होने के लिए अपनी मांगे रखी हैं,
झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का ये मत है कि उनको एसटी में न शामिल करते हुए ईडब्ल्यूएस का जैसे एक सेपरेट कोड बना हुआ है, उसी तरह एक सेपरेट कोड बना करके कुर्मी को एक अलग से परिभाषित करके उनको अलग से संरक्षित करने की हम लोग बात करते हैं। यानी कि जो क्लैश हो रहा है ट्राइबल्स के बीच में और कुर्मियों के बीच में, उस क्लैश से पार्टी को एकदम साइड करना है। पार्टी उस क्लैश में भरोसा नहीं करती है, और पार्टी इस फेवर में नहीं है कि कुर्मियों को एसटी में शामिल कर दिया जाए। पार्टी इस फेवर में है कि कुर्मियों के लिए अलग कोड बनाकर उनको परिभाषित किया जाए। इस बात को समझने की जरूरत है। जैसे जो अपर कास्ट है और उनमें गरीब जो है उनको संरक्षण देने के लिए ईडब्ल्यूएस बनाया गया, उसी हिसाब से हम लोग एक अलग कोड बना के कुर्मियों को संरक्षण देने की बात कर रहे हैं। बस इतनी सी बात है। लेकिन भैया ये कहीं ना कहीं विवाद विवाद इसलिए इस पर बन रहा है कि कुर्मियों की मांग है कि हम 1931 से पहले या 31 तक हम आदिवासी की सूची में थे। 1950 के आसपास हमें जो है कि बाहर कर दिया। देखिए, सीधा सीधी बात है, हमको लग रहा है कि जो कुर्मी विशेषज्ञ लोग हैं और आरक्षण की जो लोग बात कर रहे हैं, उनको बेटर नॉलेज है इस बात को लेकर के। ताकि जरा महतो जी के साथ हम लोगों ने इस मुद्दे पर काफ़ी लंबी चर्चा की थी, और इसके बाद घोषणा पत्र में हम लोगों ने जगह दिया है। हम लोगों ने कभी भी कन्फ्यूज़न को लेके, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने को लेकर के किसी भी फार्मूले का समर्थन नहीं किया। हमारी पार्टी ये मानती है कि इनको अलग से संरक्षित करने की ज़रूरत है। मैं और कुछ कहना चाह रहा था कि देखिए, जब वो रिजर्वेशन की बात करते हैं और पहचान की जब बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, तो सरना धर्म कोड को लेकर के उन्होंने क्या कहा, 1996 के पेशा एक्ट को लेकर के उन्होंने क्या कहा, समता जजमेंट को लेकर के उनका व्यू पॉइंट क्या है। ये देखिए, धर्मांतरण को लेकर के ये बात करते हैं। इनको इनका दर्द ये है कि एक आदिवासी जो संरक्षित होना चाहता है, जिसकी धार्मिक पहचान होनी चाहिए, वो क्यों कन्वर्ट हो जा रहा है। उनको आपत्ति है कि क्यों कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन वो इस बात के लिए तैयार नहीं होते हैं कि उनके कन्वर्जन के लिए जिम्मेदार जो कारक है उनमें क्यों ना काम किया जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ट्राइबल्स को भी पहचान देने के चक्कर में नहीं है। जो ओबीसी को लेकर के ये बात कर रहे हैं, तो पूछिए, रघुवर सरकार थी उस टाइम, क्यों 14% से ज्यादा बढ़ा करके अब तक 27% क्यों नहीं किया गया। तो जातिगत आरक्षण को लेकर के हम लोग के पार्टी का, हम लोगों ने अपने घोषणा पत्र में भी ओबीसी के 27% आरक्षण का जिक्र किया है। हम लोग मान रहे हैं इस चीज को। हम लोगों ने सरना धर्म कोड का समर्थन किया, हम लोगों ने 1996 के पेशा एक्ट का समर्थन किया है, हम लोगों ने समता जजमेंट की बात की है। तो हम लोग झारखंड से जुड़े हुए लोग हैं। ये बाहरी जनता पार्टी जब बाहर से राज्य को देखती है तो बहुत कुछ उसको नजर आता नहीं है। यही कारण है कि ना वो चीज़ों को देख पाते हैं, ना उनके समझ में चीज़ें आती हैं। तो इन लोगों के बस में नहीं है कि झारखंड के जो मुद्दे हैं उनको ये सॉल्व करें। इनको पता है कि झारखंड को ऑल इंडिया लूट का अड्डा बनाएंगे, झारखंड का जो संसाधन है उसको लूटेंगे, झारखंड के जो अवसर हैं उनको लूटेंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस तरह की चीज़ों पर जब टिप्पणी करती है तो हमको लगता है कि पहले उनको तैयारी करनी चाहिए इन सब चीज़ों पर बोलने से पहले। ये थे जेएलकेएम पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता, परिचय के मोहताज नहीं है, विजय कुमार सिंह जी, जिससे मैं एक्सक्लूसिव बातचीत कर रहा था। आप लोग क्या समझ रहे हैं? क्योंकि आज प्रधानमंत्री जी कहीं ना कहीं बोकारो के चंदन क्यारी में, चंडीपुर के फुटबॉल मैदान में आए, कई अहम बातें उन्होंने कही, और उनका एक्सरे हमारे जेएलकेएम पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता विजय कुमार सिंह जी कर रहे थे। तो आप लोग क्या समझ रहे हैं? अपना राय कमेंट जरूर रखिएगा। लेते हैं आप लोगों से विदा। जोहार, जय झारखंड। जोहार, जय झारखंड।